मैं हमारी मंडली को एक वाक्य देता हूँ और उसी लाइन से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखते हैं 6 नन्ही कहानियाँ। आज का सेंटेंस है, दिवाली की रात थी, छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी, छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। मैं बाकी की मुंडेर पर छाए अंधेरे को अपनी हथेलियों से टटोलता रहा। उस तरफ जलने वाले 7 और दियों की जगह अभी खाली थी, बड़ी माँ के हिस्से के दिए। मुझे उलझन होने लगी थी इस हिस्सा बांट से। कितना अच्छा था जब मैं, माँ पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा और उनकी दोनों बेटियां तनु और मनु सब एक साथ थे। कितना अच्छा था जब दादी जिंदा थीं। और कैसा दिन था वो जब दादी के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई थी। हम हैरान रह गए थे। दादी ने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, दायां हिस्सा हमारा और बायां हिस्सा बड़े पापा के परिवार का। दादी ने ऐसा इसलिए किया कि उनके बाद उनके बेटों में कोई झगड़ा न हो, लेकिन घर के हिस्से हुए तो पता नहीं कैसे परिवार के भी हिस्से होने लगे, मन बंटने लगे, छोटे छोटे मतभेद मुंह उठाने लगे थे। दीवारों के रंग को लेकर बहस पहले भी छिड़ती थी, पर इस दफा जब पापा बोले नीला रंग और बड़ी माँ हल्के नारंगी पर अटकी, तब पहली दरार पड़ी थी। खींचकर पापा बोले थे, अगर आपको नीला नहीं पसंद तो आप अपने हिस्से में नारंगी करवा लीजिए ना भाभी। एक पल को सन्नाटा छा गया। बड़ी माँ की आंखें डबडबा गई थीं। माँ भी खामोश होकर भीतर चली गई। बड़े पापा ने तलखी का जवाब तलखी से दिया। बोले, अच्छा बात हिस्से की है तो ठीक है भाई, हमारे हिस्से में नारंगी ही होगा बस। मैं हैरान था कि कब से रंगों ने यूं बंटवारों को बढ़ावा देना शुरू किया। उसके बाद तो फिर हर बात में तेरा मेरा होने लगा। जहां पहले अपनी बात मनवाने के लिए सब जिद पे अड़ा करते थे, वोटिंग होती थी और घर की सबसे छुटकी सदस्य और सबसे छोटी वोटर मनु को सब चॉकलेट देकर पटाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तो आसान हल था। दोनों परिवारों का अपना हिस्सा था, न जिद, न बहस, न वोटिंग। मैं बाहर से लौटता तो बड़ी माँ के हाथ की शिकंजी टेबल पर रखी नहीं मिलती। तनु मनु के फेवरेट चॉकलेट केक अब माँ ने बेक करने छोड़ दिए थे। पापा की लाडली मनु अब भाई साहब की बेटी हो गई थी। पापा के हाथ उसे गोद लेने को नहीं उठते थे। माँ और बड़ी माँ के गहने अब एक ही लॉकर में नहीं सहेजे जाते। उस दफा मैं हॉस्टल जाने के लिए निकला तो बड़े पापा ने मेरी हथेली पर चुपके से नोट नहीं पकड़ाए। बड़ी माँ ने भी बादाम के लड्डू नहीं बांधे, नहीं कोई नसीहत दी कि सेहत का ध्यान रखना, वक्त पे सोना। और अब जब मैं लौटा हूं तो दोनों हिस्सों के बीच के दरवाजे पर ताले डल गए हैं। 2 ताले, एक एक दोनों ओर से। मैं परेशान था, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये त्योहार का आना तो और कचोट रहा था। नहीं थी मुझे अकेले खुशियां मनाने की आदत, किसी को भी नहीं थी। फिर कोई कुछ कहता क्यों नहीं? भैया, छत के दूसरे कोने से एक हल्की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा। छुटकी थी, मनु, रुआसी सी एक थाल में दिए लिए खड़ी थी। मैं उसके पास चला गया। वो हिचकियां लेती हुई बोली, सारे दिए हवा से बुझ रहे हैं, क्या करूं? माँ से कहा तो उन्होंने गुस्से से भगा दिया। पापा भी कहीं बाहर निकल गए, तनु दीदी भी कमरे में बंद है। मैंने मनु को गोद में उठा लिया। मुझे लगा था इस बंटवारे में सबसे ज्यादा दुख हम बच्चों के हिस्से आया है, लेकिन शायद सभी के भीतर खलबली है, बेचैनी है, पर जैसे बस अपने अपने अहम संभाले बैठे हैं। मैंने छत से एक दीपक उठाकर छुटकी की थाली के सारे दिए जला दिए। नीली रोशनी से उसकी आंखें चमक गईं। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोलकर मेरे आगे कर दी। उसमें चाबी थी। मेरे हलक में कुछ अटकने लगा। मैंने चाबी उसके हाथ से ली और नीचे चला आया। माँ रसोई में पूरी की कढ़ाई चढ़ा रही थीं और पापा अनमने से टीवी चैनल बदल रहे थे। पापा, ऐसे तो नहीं मनाते हम दिवाली। मैंने उन्हें कुरेदा। वो खींच के बोले,
और कैसे मनाते हैं? मैंने सामने लगी खूंटी से चाबी उठाकर हमारी तरफ का ताला खोल दिया। माँ पापा उन बंद कपाटों को ताकने लगे। फिर खटर पटर की आवाज उस ओर से भी आई। मैंने हौले से दरवाजे के पल्लों को धक्का दे दिया। उस ओर मनु खड़ी थी, रो रो कर सूजी आंखें और लाल नाक लिए, और पीछे बड़ी माँ। पापा ने बिना देर किए लपक कर मनु को उठाकर सीने से चिपटा लिया। मुंडेर पर दियों की कतार फिर पूरी हो गई थी, बिना हिस्सा बांट के। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं इसी वाक्य से शुरू करके मेरी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान ने किस तरह लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। नैना ने हल्के से खांसते हुए थाली से अगला दिया उठाया। वो जानती थी कि आखिरी दिया मुंडेर पर रखते ही उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उस दिन पापा को दिलजीत के बारे में बताया तो वो एकदम उखड़ गए। बोले, तू जॉब करती है और वो क्या करता है? कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नैना ने रूखा सा जवाब दिया तो वो तिलमिला उठे। ना वो तेरे लायक है ना इस परिवार के, अपनी तो बिरादरी का भी नहीं है। सबके मुंह पे सवाल होंगे, किस किस को जवाब देता फिरूंगा मैं? पापा का कहा हर शब्द नैना के जहन में जोंक की तरह चिपका रहा। वो उनसे कम ही बात करती थी और माँ के जाने के बाद तो अपनेपन का वो पुल भी टूट गया था। पापा की सोच का दायरा इतना महीन क्यों था? क्या उन्हें उसकी खुशियों की कोई फिक्र नहीं? सोचते हुए उसकी सांस भरने लगी। गालों पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। बेख्याली में नजर सड़क पर गई। चारों तरफ पटाखों का शोर था। नुक्कड़ पर खड़ी दिलजीत की मोटरसाइकिल धुएं के बीच धुंधली पड़ने लगी। नैना ने बिना ज्यादा सोचे नवा दिया छत की मुंडेर पर टिका दिया। इशारा मिलते ही सामने की छत पर खड़ा दिलजीत नीचे उतर आया, अपनी बाइक स्टार्ट की और उसे घुमाते हुए नैना के घर के दरवाजे पर लगा दिया। अब नैना को सिर्फ एक आखिरी कदम उठाना था। वो छत की सीढ़ियों से दबे पांव नीचे उतर आई। पापा हॉल में बने पूजा घर के सामने बैठे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ घंटों में नैना इस शहर से क्या उनकी जिंदगी से भी दूर चली जाएगी। वो हर दिवाली की तरह सुंदरकांड पढ़ रहे थे शायद। आहट पाकर उन्होंने सर उठाया। नैना एकदम से पीछे हट गई और मुंह को हाथ से दबाए किसी तरह खांसना रोकते हुए वो सीधे पापा के कमरे में चली आई। आहिस्ता से अलमारी का हैंडल घुमाया और उंगलियां इधर उधर लॉकर की चाबी टटोलने लगी। नजर सामने पड़े नीले लेदर बैग पर गई। वो यही तो ढूंढने आई थी, उसकी माँ का आखिरी तोहफा। जब वो छोटी थी तो जिद करने पर माँ हमेशा लॉकर में रखे इसी बैग से सुनहरी पायल निकाल कर उसके नन्हे नन्हे पैरों में डाल देती और देर तक मुस्कुराती रहती। नैना ने माँ की याद को हथेली में समेटकर पीछे छूट रहे घर पर निगाह डाली। मन भारी हो आया। चेहरे पर दुपट्टा लपेटे वो दरवाजे तक आ गई। उस पल न जाने जहन के कौन से हिस्से में दबा हुआ ख्याल गूंजा। हड़बड़ाकर उसने माँ का वही नीला बैग खोला और वहां मखमली कपड़े में लिपटी सुनहरी पायल थी, साथ में नैना का इनहेलर भी। उसका दिल धक रह गया। तो क्या पापा को सब पता था? वो भागते हुए हॉल में आई। देखा पापा वहीं बैठे थे, एकदम स्थिर। सामने लकड़ी के स्टैंड पर रखी सुंदरकांड अनछुई पड़ी थी। उनकी कसी हुई हथेलियां और कांपती पलकें न जाने कौन सी दुआ पढ़ रही थीं। एक पिता जो समाज के सवालों से नहीं लड़ सकता, वो ये भी तो नहीं चाहता कि उसकी बेटी अपनी खुशियों से समझौता करे। बैग में रखा इनहेलर इसी बात की गवाही दे रहा था कि उन्हें नैना की परवाह थी। फिलहाल क्या ये एहसास काफी नहीं था घर न छोड़कर जाने के लिए? इश्क की लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। कुछ सोचते हुए नैना तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और छत की मुंडेर से वो आखिरी दिया वापस उठा लिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में
आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य चैताली थानवी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। नोनी अपने दोस्त गोलू के साथ अपने घर की छत पर दिए गिन रहा था। 7, 8, बस 8, अभी तो बहुत बाकी है। गोलू अंगड़ाई लेते हुए बोला, अभी बहुत टाइम लगेगा, नीचे सब पटाखे फोड़ने आ गए होंगे। नोनी ने कहा, नहीं, जब सारे दिए जल जाएंगे तो पता है हमको क्या मिलेगा? व्हाइट वाली मुरमुरे की चिक्की। गोलू बोला, चिक्की? हम इतनी देर से यहाँ चिक्की खाने बैठे हैं, मैं जा रहा हूं। नोनी उसका हाथ पकड़कर बोला, ये देखना, सब दिए एकदम स्टार्स जैसे ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। तभी जोर से पटाखे की आवाज आई और वो डर कर चिल्लाया, मम्मी। गोलू हंसते हुए बोला, तू पटाखों से डरता है इसीलिए नहीं आ रहा, पर मुझे तो जाना है ना। नोनी गुस्से में बोला, ठीक है, जा कट्टी, मैं तुझे ना लड्डू दूंगा ना चिक्की। जब मम्मी छत पर थाली से आखिरी दिया मुंडेर पर सजा रही थी तब नोनी उनके पास आया और बोला, यस, अब मुझे चिक्की मिलेगी ना? मम्मी ने उसे गोद में उठाया और बोली, हाँ, अभी पूजा के बाद सबसे पहले तुम्हें दूंगी। मम्मी के ये कहने पे वो बोला, अभी तो कहा दिए जलने के बाद, अभी पूजा के बाद, फिर कुछ और, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। कहकर वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। फिर पटाखे की आवाज आई और वो सहम गया। पटाखे क्यों जलाते हैं? मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, पर मैं बाहर जाके किसी को दिखा ही नहीं सकता। बाहर सब पटाखे फोड़ने को कहेंगे। ये दिवाली आती क्यों है? ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसकी नई पड़ोसन मिष्टी मिली। छोटी सी मिष्टी ने पूछा, तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूं ना। पर गोलू ने बोला, तू पटाखों से डरता है इसलिए। ये कहते हुए मिष्टी हंसने लगी। नोनी गुस्से में बोला, मैं नहीं डरता, तो जला के दिखा। नोनी ने भी बड़ी हां कर दी। उसे बाहर जाना ही पड़ा। मिष्टी ने उसके हाथ में फुलझड़ी पकड़ाई और बोली, पटाखा वहां रखा है, जा। उसे पटाखे के पास पहुंचना ही नहीं था। वो इतना धीरे चल रहा था कि पटाखे के पास पहुंचने से पहले उसकी फुलझड़ी बुझ गई। ये देख के सब बच्चे उस पर हंसने लगे। वो रोते हुए घर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पूजा शुरू हो गई थी। नोनी आंसू पोंछकर चुपचाप पूजा में बैठ गया। पूजा खत्म होने के बाद वो मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी व्हाइट चिक्की नहीं मिल रही, ये सारी तो ब्राउन है। ओहो सॉरी बेटा, मैंने सारी चिक्की गुड़ में बना दी। तुम्हें शक्कर वाली पसंद है? कल पक्का बनाऊंगी, ओके? तभी एक पड़ोस के अंकल उनके पास आए और नोनी का गाल खींचते हुए बोले, हैप्पी दिवाली बेटा। वो गुस्से में अंकल का हाथ हटा के बोला, हैप्पी नहीं है दिवाली। नोनी अकेला सीढ़ियों के नीचे उदास बैठा था। उसके पास मिष्टी आई और उसे देखकर नोनी ने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। बोला, तुम जाओ यहां से। उसने हाथ हटाकर देखा, मिष्टी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में व्हाइट वाली मुरमुरे की चिक्की थी। नोनी मुस्कुरा दिया। मिष्टी ने वो चिक्की नोनी को दी और बोली, तू भागा क्यों? नोनी उदास होकर बोला, सब हंस रहे थे, वापस जलाएगा? अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा जल्दी चलना होता है बस, चल। मिष्टी के ये कहते ही नोनी उसके साथ बाहर चला गया। फिर से नोनी के हाथ में फुलझड़ी थी और सामने पटाखा। वो इस बार थोड़ा जल्दी आगे गया और पटाखा जला दिया। उसकी धड़ुम आवाज से इस बार वो डरा नहीं बल्कि मुस्कुरा दिया। मिष्टी बोली, हैप्पी दिवाली नोनी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। बचे हुए दियों के साथ थाली मानो पूर्णिमा के 4 रोज बाद वाले चांद की तरह लग रही थी। बाकी दिए नीचे के दोनों फ्लोर पर रखने थे।
नीचे आकर जूली आंटी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि जिन कमरों से रात रात तक शोर सुनाई देता था, आज उनसे ताले झांक रहे थे। 8 साल हो गए थे जूली आंटी को हॉस्टल में। परिवार था नहीं तो अब यह हॉस्टल ही उनका घर था। वो यहाँ वार्डन थी। न कहीं आना न जाना, बस तनी हुई भवें और खड़ूस सी शक्ल बना के हॉस्टल में आने जाने वालों पे नजर रखना। बाकी दिन तो निकल जाते, लेकिन जब होली दिवाली पर सब लड़कियां अपने घर जाती तो जूली आंटी किसी एंट्री वाले रजिस्टर में मुंह छिपाए बिजी होने का नाटक करती। घर कितना जरूरी होता है ना लौटने के लिए। अभी जब सब लड़कियां वापस आएंगी तो किसी के पास गुजिया होगी, किसी के पास रसगुल्ले और कोई नए कपड़े एक दूसरे को दिखा रहा होगा। 2-4 आंटियां जूली आंटी को भी मिठाई खिलाने आएंगी और बदले में जूली आंटी मुस्कुरा भी देंगी, लेकिन उनके मन में जो ईर्ष्या और उदासी का मिला जुला बादल गरजेगा उसे कौन जान पाएगा। बाहर पटाखों का शोर हॉस्टल के सन्नाटे से मिलकर जब जूली आंटी के कानों में गूंजता तो उनका मन करता कि किसी को फ़ोन कर लें, लेकिन फ़ोन बुक में ज़्यादातर नंबर तो हॉस्टल की लड़कियों के ही थे। पर्स से आईना निकालकर जूली आंटी ने लिपस्टिक लगाई और फ़ोन में कैमरा ऑन करके दियों के साथ सेल्फी खींचने लगी। आज तो खाना बनाने वाले राजेश दादा भी छुट्टी पे थे। उनकी इस हरकत पे हंसने वाला कोई नहीं था। पटाखों का शोर बढ़ा तो वो बाहर आकर दरवाजे से टिक कर देखने लगी। कहीं फुलझड़ी, कहीं अनार, कहीं रॉकेट। वहीं एक 7-8 साल का बच्चा उम्मीद भरी निगाहों से पटाखों को और पटाखे चलाते बच्चों को देख रहा था। हर चिंगारी पे उछल उछल के उसके ताली बजाने और उसके मटमैले कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो इन बच्चों के ग्रुप में से तो नहीं था। अकेलापन अकेलेपन को ढूंढ ही लेता है। जूली आंटी को भी उस बच्चे में कुछ अपना सा दिखा था। तभी तो बिना कुछ सोचे उन्होंने उसको अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो भी एक आवाज पे ऐसे दौड़ा चला आया जैसे उन्हें ही ढूंढ रहा हो। नाम क्या है तुम्हारा? छोटू। उसने तपाक से सवाल खत्म होते ही जवाब दिया। और मम्मी पापा? अम्मा बगल वाली गली के घरों में गई हैं। आज तो मिठाई देंगे ना सब लोग। मिठाई बोलते वक्त उसकी आंखों में आई चमक बाहर के सारे पटाखों से ज्यादा रोशन थी। आपके पास पटाखे हैं? उसने हॉस्टल के अंदर नजर घुमाते हुए पटाखे ढूंढते हुए कहा। तुमको चाहिए? उसने इतनी सफाई से सर हिलाया कि कोई उसकी हाँ और ना में अंतर ही न कर पाए। जूली आंटी ने तुरंत हॉस्टल का ताला लगाया और उसका हाथ पकड़कर चल दी। आगे वाली ही गली में कुछ दुकानें थीं। वहां से कुछ पटाखे लिए और उसकी पसंद की मिठाई। फिर उसे गले से लगा लिया। चलो फुलझड़ी जलाएं, उसने गले से लगे हुए ही कहा। हॉस्टल की सीढ़ियों पर अब दियों के साथ फुलझड़ियां भी जल रही थीं, जिनके साथ 2 चेहरे जिंदगी से सारी शिकायतें भूलकर मुस्कुरा रहे थे। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पर 8 दिए जल चुके थे। मैं नवा दिया जलाता इससे पहले ही मेरी नजरें आंगन में कुर्सी पर बैठे पापा पर चली गईं। माँ रसोई में हलवा बना रही थीं। घर में इतनी चुप्पी दिवाली के दिन तो दूर किसी और दिन भी नहीं होती थी। मैं जानता था माँ पापा उदास थे आज। मैं छत से आंगन में बैठे पापा को देखने लगा। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल, घुटनों का दर्द, दिनों दिन कमज़ोर होती याददाश्त। कितने बूढ़े हो गए थे ना पापा, लेकिन इतने सालों में उनका स्वभाव ज़रा भी नहीं बदला था। शिकायत करना, फैसले थोपना न उन्हें तब आता था न अब। बचपन में मैं हर इतवार दादा दादी के गांव जाने की जिद किया करता था। पापा चलो ना, वहाँ तालाब में मछलियाँ मेरा वेट कर रही होंगी। पर बेटा दुकान, वो कहते, पर अगले ही पल मेरा लटका हुआ चेहरा देखकर उनका मन पिघल जाता था। चलो चलते हैं गांव। मैं खुशी से उनके गले में बाहें डालकर झूम जाता।
ऐसे ही चाहे स्कूल में क्रिकेट टीम में शामिल होने की बात थी या बड़े कॉलेज में एडमिशन की इच्छा, वो हर बार आसानी से मान गए थे। अब मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी। पुरानी नौकरी छोड़कर कल सुबह ही मुंबई के लिए निकलना था। पोस्ट अच्छी थी, सैलरी भी। मैं आता जाता रहूंगा पापा। सुबह मैंने उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा तो वो अपनी आंखों के भीगे किनारे छुपा गए थे। रोका इस बार भी नहीं था, न वो कहा जो उनके मन में था। शायद कहना चाहते थे कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊं, कि मेरा कभी कभार आना उनके अकेलेपन को कम नहीं कर पाएगा। फिर माँ ने तो कहा भी था, और मैं न जाने सेटल होने के किन ख्यालों में उलझा कुछ नहीं बोल पाया था। मेरी चुप्पी चुभी होगी ना उनको। मैं वहीं मुंडेर पर हाथ टिकाए सोचने लगा, बचपन से अब तक मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर जाने वाले माँ पापा को मैं क्या दे रहा हूं? तकलीफ, अकेलापन, ये एहसास कि मुझ पर वो कोई बोझ। मेरी आंखें भर आईं। मैं बचे हुए दिए जलाकर नीचे आ गया। माँ मुझे देखते ही बोली, सामान पैक हो गया अमन? हाँ माँ। ये कहते हुए मैंने पापा की तरफ देखा तो वो उदास सा चेहरा लिए मुझे ही देख रहे थे। फिर नजरें फेर ली। कुछ देर सोचकर मैंने जेब से फोन निकाला और ट्रैवल एजेंट को फोन लगा दिया। हाँ, 2 टिकट्स और बुक कर दीजिए बॉम्बे के। मैं नाम SMS कर रहा हूँ आपको। वापसी नहीं, वापसी का उन दोनों का भी कोई प्लान नहीं है। ओनली 1 वे टिकट्स। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, एक रात रोशनी वाली। दिवाली की रात थी। छत की मुंडेर पे 8 दिए जल चुके थे और 9वें नंबर पे लुपलुपाते हुए जल रहा था बिज्जू का दिल। बिज्जू यानी ब्रजेश, जो ये गुलाबी घर की ऊपर वाली छत पे दिए जला रहा था, वही। घुटा हुआ बरमूडा और 8-10 छेद वाली बनियाइन पहने, बालों में इतना तेल कि निचोड़ के 4 ठो दिए और जल जाएं। वो सारे दिए लाइन से लगा ही रहा था कि सामने निगाह पड़ी। ये कुटिला काहे नजर आ गई? देखो कैसे दांत निपोर के देख रही हैं। बड़ी खुश हो रही होंगी कि हमारी दिवाली काली कर दी, छुट्टी नहीं दी। भगवान ऐसी बॉस किसी को ना दे, है नहीं तो। कहते हुए बिज्जू ने ऐसे नजर घुमाई जैसे कोई बुरी बला दिख गई हो। ये थी बिज्जू की बॉस मैडम लीना, सामने ही रहती थी। गजब खूबसूरत, सन जैसे बाल, चक्री जैसी आंखें और लिल्ली घोड़ी जैसी चाल। नौकरी के पहले दिन फाइल के साथ बिज्जू उनको अपना दिल भी दे आया। दफ्तर में ओवर टाइम ऐसे होता जैसे ओवर ईटिंग। 16 दफा केबिन में झांकना नियम हो गया। किसी रोज 16 से 15 हो जाए तो गैस बनने लगती थी। लेकिन जिस रोज काम में गलतियां निकाल निकाल के लीना ने उसको हड़काया था ना, बस वहीं से उसने अपने मन के ब्रेक दबा दिए। आंखों पे काली पन्नी चढ़ाई और उसके घर की ओर खुलती खिड़की पे कागज चिपका दिए। आज वहीं चिपकी पिछली दिवाली के तमाम फोटो देख रहा था वो। घर पे कितने पटाखे जलाए थे और फिर पिताजी ने लप्पड़ बजाए थे। मोहल्ले की लड़कियां कैसे खी खी करके हंसी थीं। 12 गुलाब जामुन उड़ाए, फिर बार बार गुसल खाने की परेड लगती रही। और वो शर्माइन भाभी कितना छेड़ी थी हमको। बिज्जू के मन में बाइस्कोप चल रहा था। इस बार भी वो अपने घर पे होता अगर छुट्टी मंजूर हुई होती। एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए कैसे लीना ने कहा था, 3 छुट्टी दिवाली के पहले, 3 छुट्टी बाद। अरे एप्लीकेशन है कि डॉक्टर का पर्चा? वो पियून भी फी फी हंस पड़ा था। और कल उसी पियून ने 1100 का लिफाफा और सोन पापड़ी देते टाइम कहा था, अब की बार छुट्टी पे नहीं गए। बिज्जू का तो खून बलबलाया था। दौड़ के लीना के केबिन में गया और दरवाजा खोल के बोला, हैप्पी दिवाली मैडम। और उसने मुस्कुरा कर कहा, परसों ऑफिस आ जाना। तब से बिज्जू का दिल कर रहा था कि उसके घर सुतली बम फेंक दे, रॉकेट में चूहा बांध के उसकी ओर उड़ा दे, सांप वाली गोलियों का पहाड़ बना के उसके दरवाजे पे जला दे। 8 बजे पूजा का मुहूर्त था। मोबाइल में लक्ष्मी जी का फोटो लगा के उसको चौकी पे रखा था। सामने मिठाई फूल रखे थे और बिज्जू आंखें मूंदे चालीसा खिचड़ी गा रहा था।
2 लाइन लक्ष्मी जी, 2 गणेश जी, 2 भैरव बाबा, जो जहां से याद आती गाने लगता। पूजा पूरी होते ही दरवाजे पे आवाज आई, ब्रजेश। लीना मैम खड़ी थी, नहीं लीना खड़ी थी, बड़ा सा थैला कंधे पे लटकाए और हाथ में मिठाई लिए। जी 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 मैडम। बिज्जूला पक्के पहुंचा। लीना ने मिठाई का डिब्बा थमाते हुए पूछा, बोर हो रहे होगे ना? बिज्जू ने गर्दन घंटी की तरह हिला दी। डोंट वरी, मैं बोरियत दूर करने आई हूं, लीना ने कहा तो उसके मन में गुलाब से लेके गोभी तक भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिल गए। सो काइंड सो काइंड। अच्छा, कैसे दूर करेंगे हमारी बोरियत? बिज्जू के पूछने की देरी भर थी। लीना ने फौरन बैग कंधे से उतारा और उसमें से लाल रंग की 5 मोटी मोटी फाइल निकाल के बिज्जू को थमा दी। बोली, ये तुम्हारा पेंडिंग काम है, इसे पूरा करो विदाउट मिस्टेक, वरना होली भी यही मनेगी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।